हेलो स्टूडेंट्स, जिन लोगों का क्लास ट्वेल्थ में ईटीपी का क्लास एग्ज़ाम अभी होने वाला है 23 फरवरी को ईटीपी का एग्ज़ाम है। तो 3 यूनिट ईटीपी में क्लास ट्वेल्थ में पढ़ना है। कितने यूनिट पढ़ने हैं? 3। थोड़ा ठीक से समझिए सिलेबस को। अगर आप सिलेबस को अच्छे से समझ गए तो आप स्ट्रेटजी बना पाएंगे कि कैसे आप पढ़ेंगे। इसमें 3 यूनिट पढ़ना है, ठीक है। ईटीपी अगर हम बात करें तो ईटीपी में 3 यूनिट है। यूनिट 1, अब 3 यूनिट में यूनिट 1, 2, 3 होता है, ये बताने की ज़रूरत नहीं, मैं आपको समझा कुछ और रहा हूँ, ठीक से समझिएगा। यूनिट 3 जो है ना वो आपका लगभग पढ़ा हुआ है। इसका 70% पोर्शन आपका पढ़ा हुआ है। बीएसटी पढ़े हैं तो बीएसटी में आपको 70% पोर्शन पढ़ा हुआ है। यूनिट 2 में भी लगभग 70% पोर्शन जो है वो बीएसटी का पढ़ा हुआ है। तो ये दो जो यूनिट है ना बाबू, यूनिट 2 और 3, वो लगभग पढ़ा हुआ है। आपको जो मेहनत करना है यूनिट 1 में मेहनत करना। बीएसटी में आप पढ़ चुके हैं। देखिए जैसे ये अगर चैप्टर की बात करें तो इसका नाम है फंडामेंटल ऑफ मैनेजमेंट, यानी बीएसटी में चैप्टर 1, बीएसटी का एक्सरसाइज 1 सेम है, एकदम डिटो। और वही पीडीएफ हम आपको दिखा भी रहे हैं। ये बीएसटी का ही पीडीएफ है जो आपके सामने दिख रहा है। मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट का फीचर्स क्या है, मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं, सब पढ़ना आपको यूनिट 3 के अंदर। तो हम आपको इसको बहुत तेज़ी से आगे बढ़ाते हैं और इसमें जो नया चीज़ है वो पढ़ाएंगे। जो पढ़ने वाला चीज़ है उसको छोड़ देते हैं, वो आप पढ़ सकते हो। बीएसटी में भी पढ़े और बीएसटी का भी वीडियो जो बनाया ना उसमें डाला हुआ है। बीएसटी का वीडियो में आपको बहुत कुछ मिलेगा और बीएसटी आप पढ़े भी हो तो आसानी से हो जाएगा। जो एक्स्ट्रा चीज़ है वो बता देते हैं। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर हम लोग यूनिट 2 और 3 को थोड़ा सा फास्ट कर दिया जाए तो जल्दी खत्म हो जाएगा। फिर सिर्फ बचेगा यूनिट 1, उसका सब्जेक्टिव आराम से कर लेंगे। और ऑब्जेक्टिव हम लोग जिस दिन आपका एग्ज़ाम है 23 को है तो 22 को इवनिंग में, यानी कल शाम में हम लोग लाइव क्लास लेंगे। इवनिंग छोड़ दीजिए, 23 को, 23 को ही जिस दिन एग्ज़ाम है उस दिन मॉर्निंग में हम लोग एमसीक्यू करेंगे। मॉर्निंग में 6:30 से 6:30 बजे से सुबह में हम लोग एमसीक्यू लेंगे, ठीक है। 6:30 बजे से सुबह में हम लोग एमसीक्यू लेंगे 23 को, क्योंकि सेम डे में एमसीक्यू पढ़ के जाएंगे तो मानने में आसान पड़ेगा, तुरंत लगेगा कि हाँ भाई पढ़ा हुआ है। तो पूरा सिलेबस का एमसीक्यू हम लोग एक दिन में कर लेंगे, 1.5 घंटे में कंप्लीट कर लेंगे फास्ट करके, ठीक है। तो चलिए हम लोग सबसे पहले यूनिट 3 की बात करते हैं। यूनिट 3 से हम लोग स्टार्ट करते हैं। यूनिट 3 हम लोग अभी पढ़ाने जा रहे हैं आपको। यूनिट 3 के अंदर फर्स्ट पढ़ना है मैनेजमेंट, जो आपको बीएसटी में पढ़ना है। तो इसलिए मैनेजमेंट का पोर्शन हम नहीं बता रहे। देखिए सब कुछ सेम है। मैनेजमेंट का जो पोर्शन था उसमें जो पढ़ते थे यहाँ भी सेम है। मैनेजमेंट के देखिए, मैनेजमेंट का 3 ऑब्जेक्टिव, ऑर्गेनाइजेशनल, सोशल और इंडिविजुअल ऑब्जेक्टिव। तो ये सेम चीज़ पढ़ना है। इसलिए देखिए मैनेजमेंट के 3 लेवल थे, टॉप लेवल, मिडिल लेवल, लोअर लेवल। बीएसटी वाला ही पीडीएफ है, ये पीडीएफ ही अलग नहीं है। तो जब पीडीएफ अलग नहीं तो सब कंटेंट सेम ही ना होगा। तो इसको हम आगे बढ़ाते हैं। ये पढ़ लीजिएगा आप लोग, बीएसटी का चैप्टर 1 पूरा आपको पढ़ना है मैनेजमेंट। सेकंड जो चैप्टर है वो देखिए क्या है। हाँ, थोड़ा सा यहाँ से देखिए। मैनेजमेंट हम लोग यहाँ पढ़ लिए, मैनेजमेंट के 5 काम होते पढ़ चुके हैं। यहाँ से हम लोगों को थोड़ा नया चीज़ पढ़ना है, नाम है प्रोडक्शन मैनेजमेंट। प्रोडक्शन मैनेजमेंट क्या होता है? जब मैनेजमेंट आप पढ़ लिए तो प्रोडक्शन मैनेजमेंट आपको दिक्कत नहीं आना चाहिए। प्रोडक्शन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि मैनेजमेंट के अलावा एक और चीज़ आप पढ़े थे, मार्केटिंग मैनेजमेंट पढ़े थे, फाइनेंशियल मैनेजमेंट पढ़े थे, वैसे ही प्रोडक्शन मैनेजमेंट है। मैनेजमेंट का मतलब क्या बताए थे? डिसीजन मेकिंग। प्रबंध का मतलब होता है निर्णय लेना। किससे संबंधित? तो प्रोडक्शन से। बोलता है कि अगर उत्पादन से संबंधित कहीं निर्णय लेने लिया जा रहा है, उत्पादन से संबंधित निर्णय लेने की प्रक्रिया उत्पादन प्रबंध कहलाती है। मतलब डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी इज नोन एज प्रोडक्शन मैनेजमेंट। उत्पादन से संबंधित निर्णय लेने की क्रिया उत्पादन प्रबंध कहलाती है। उत्पादन से संबंधित निर्णय लेने की क्रिया उत्पादन प्रबंध कहलाती है। यानी प्रोडक्शन मैनेजमेंट मीन्स होता है डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू मैनेजरियल एक्टिविटी। डिसीजन मेकिंग रिलेटेड टू प्रोडक्शन एक्टिविटी, प्रोडक्शन से संबंधित। रॉ मटेरियल कहाँ से आएगा, कैसे उसको प्रोड्यूस करेंगे, तो प्रोडक्शन से संबंधित जो भी डिसीजन लेते हैं उसको हम प्रोडक्शन मैनेजमेंट के अंदर शामिल करते हैं। अब प्रोडक्ट प्रोसेस, कैसे एक प्रोडक्ट गुजरता है, तो देखिए अलग अलग फेजेस से। सबसे पहले प्राइमरी स्टेज होता है, फिर सेकेंडरी स्टेज होता है और फिर सर्विस, यानी 3 तरह का स्टेज होता है। पहला प्राइमरी, जहाँ कच्चा माल आएगा। कच्चा माल 2 तरह से आ सकता है। कच्चा माल 2 तरह से, निष्कर्षण जमीन के नीचे से कुछ निकाल सकते हैं, या तो जेनेटिक उसको उत्पादन कर सकते हैं। कच्चा माल, प्राइमरी इंडस्ट्री मतलब कच्चा माल। और कच्चा माल कहाँ से आ सकता है? 2 तरह से, या तो जमीन के नीचे से निकालेंगे, उसको एक्सट्रैक्टिव बोलते हैं, निष्कर्षण। जैसे कोयला नीचे से निकलता है, लोहा नीचे से निकलता है, तेल नीचे से निकलता है। और उत्पत्ति विषय का मतलब होता है जेनेटिक इंडस्ट्री, जिसको हम बनाते हैं। जैसे पौधे को हाइब्रिड बनाते हैं, नस्ल को चेंज करते हैं, पशुओं का नस्ल चेंज करते हैं। सेकेंडरी इंडस्ट्री मतलब फैक्ट्री, जहाँ प्रोडक्शन होता है, जहाँ पे कच्चा माल से, रॉ मटेरियल से फिनिश गुड्स में तैयार किया जाता है। यानी कच्चा माल को तैयार माल में जहाँ बदला जाता है उसको सेकेंडरी बोलते हैं। तो कहाँ कहाँ ऐसा होगा, तो चलिए डिस्कस करते हैं सेकेंडरी में कौन कौन होगा। सेकेंडरी में निर्माणी और रचनात्मक। सेकेंडरी इंडस्ट्री है मैन्युफैक्चरिंग और
कंस्ट्रक्टिव, ठीक है, जहाँ पे मैन्युफैक्चर हो रहा है, कोई सामान बनाया जा रहा है, कच्चा माल रॉ मटेरियल को फिनिश गुड्स में कन्वर्ट किया जा रहा है, ठीक है, रॉ मटेरियल को किस में कन्वर्ट किया जा रहा है, फिनिश गुड्स में। और कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री का मतलब होता है ऐसा इंडस्ट्री जहाँ पे कंस्ट्रक्शन का काम किया जा रहा है, जैसे पुल बनाना, स्कूल बनाना, ये सब कंस्ट्रक्शन का काम है, स्कूल बनाना, ये सब किसका काम है, कंस्ट्रक्शन का काम। तो इसको हम लोग बोलते हैं कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। क्या बोलते हैं, कंस्ट्रक्टिव इंडस्ट्री। और तीसरा है सर्विस इंडस्ट्री। सर्विस इंडस्ट्री ऐसा है क्षेत्र जहाँ पे सेवा प्रदान किया जा रहा है, जैसे जो बैंकिंग का काम कर रहा है तो सर्विस इंडस्ट्री के अंदर टेरसरी इंडस्ट्री बोलते हैं, तृतीयक, या इसी को हम सर्विस इंडस्ट्री भी बोलते हैं। सेवा उद्योग के अंदर बीमा का काम सेवा उद्योग, गोदाम का काम सेवा उद्योग। अब बताइए, जियो क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, बैंक क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, बस वाला क्या कर रहा है, सर्विस दे रहा है, बीमा कंपनी क्या दे रही है, सर्विस दे रहा है। तो ये सारे लोग सर्विस, तो इन लोगों का जो सेक्टर है वो सर्विस सेक्टर में आता है, इसको बोलते हैं टेरसरी इंडस्ट्री। अब प्रोडक्ट डिजाइन हम लोग देखेंगे, जब सामान हम लोग तय कर दिए तो सामान का डिजाइन तय करेंगे कि किस तरह का मेरा प्रोडक्ट होगा। तो प्रोडक्ट डिजाइनिंग का मतलब होता है कि आपका प्रोडक्ट का इमेज कैसा होगा, कैसा देखने में लगेगा, उसको प्रोडक्ट डिजाइनिंग बोलते हैं। प्रोडक्ट डिजाइन जब हम कर रहे होते हैं तो ये सब चीज़ हम ध्यान में रखते हैं। पहला चीज़ क्या ध्यान में रखते हैं प्रोडक्ट डिजाइन करते समय, कि वो स्टैंडर्ड होना चाहिए, अच्छा देखने में लगना चाहिए, ऐसा होना चाहिए जो उस पर विश्वास कर सके। पुनः उत्पादनशीलता और रिप्रोडक्टिव पावर होना चाहिए। उत्पादन सरलीकरण मतलब प्रोडक्ट सिंप्लीफिकेशन होना चाहिए। प्रोडक्ट मूल्य होना चाहिए, प्रोडक्ट प्राइस मेंटेनेंस होना चाहिए। सेवा व्यवस्था सर्विसिंग होनी चाहिए, बनाए रखने का अस्तित्व होना चाहिए। और उपभोक्ता किस मानी कंज्यूमर का क्वालिटी भी देखना होगा, किस क्वालिटी के कंज्यूमर को आप टारगेट कर रहे हैं, टच कर रहे हैं। प्रोडक्ट डिजाइन क्या होता है, प्रोडक्ट डिजाइन का मतलब किस तरह से आपका प्रोडक्ट बनेगा, उसका डिजाइनिंग क्या करेंगे, तो प्रोडक्ट डिजाइन उसको हम लोग बोलते हैं। रूपरेखा जिसको बोलते हैं, किस तरह का प्रोडक्ट हम बनाते हैं। उसके बाद होता है क्वालिटी कंट्रोल। जब आप कोई प्रोडक्ट बना लेते हैं तो उसकी गुणवत्ता को कैसे नियंत्रित करते हैं, कि भाई जो हम क्वालिटी मेंटेन करना चाहते हैं, जो हम क्वालिटी देना चाहते हैं, वो क्वालिटी उसके अंदर अवेलेबल है या नहीं है, उसको कैसे मेंटेन करते हैं, उसको कैसे क्वालिटी को ठीक करते हैं, क्योंकि क्वालिटी कंट्रोल बहुत ज़रूरी है। जिस तरह का प्रोडक्ट हम देना चाह रहे हैं उस तरह का प्रोडक्ट वहाँ पर अवेलेबल है या नहीं है, उसकी क्वालिटी है कैसी होगी, हम जिस तरह का क्वालिटी देना चाहते हैं वो क्वालिटी उसमें मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है, सही मात्रा कितना है, किस इसका क्या है, इसको भी चेक करना होगा। अगर हम क्वालिटी कंट्रोल करते हैं तो इसका फ़ायदा क्या होगा, कि निर्माताओं द्वारा उत्पादन प्रक्रिया में कार्यरत कर्मचारियों का दायित्व निर्धारित होगा, कि भाई हम अपने सारे वर्कर को बोल देंगे कि अगर क्वालिटी से कॉम्प्रोमाइज़ होगा तो दिक्कत में फंसोगे, क्वालिटी से कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं। यह लागतों को कम करता है। अगर हम क्वालिटी अच्छा करेंगे तो मेरा सेल ज़्यादा होगा, जब ज़्यादा सेल होगा तो प्रोडक्शन बढ़ेगा, और प्रोडक्शन बढ़ेगा तो लागत कम होगा। उत्पादक तय कर सकता है कि उसके द्वारा जो सामान है वो सरकार के सारे मानदंडों को पूरा करता है। यानी यहाँ पे एक प्रोड्यूसर ये तय करता है, ये कॉन्फिडेंट होकर बोलता है कि हमारा जो सामान है ना वो सरकार के सारे गाइडलाइंस को फुलफिल करता है, कि हमारा क्वालिटी में कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होता है। इससे उत्पादक को पूर्व पहले से ही उत्पादन लागत पता चल जाता है कि उत्पादन लागत हमको इतना मिलेगा। और किस्म उत्पादन नियंत्रण से प्रोडक्ट अपना गुडविल मार्केट में अच्छा बनाता है। अगर क्वालिटी मेरे प्रोडक्ट में अच्छा है, मेरे सामान में अच्छा है, तो मार्केट में इमेज भी अच्छा बनता है। वही सेम चीज़ है। क्वालिटी कंट्रोल का क्या उद्देश्य है, तो ग्राहकों के स्वीकार योग्य प्रमापों की स्थापना, मतलब ऐसा स्टैंडर्ड मार्केट में बनाता है जो ग्राहक एक्सेप्ट करता है, मतलब गलत उत्पादों से ग्राहकों को दूर करता है। निर्धारित प्रमाप के अनुरूप जो है वस्तु का उत्पादन करता है। गलती हुई तो गलतियों को ढूंढता है और उसको ठीक करने का प्रयास करता है। ठीक है, ये सारे काम इसके अंदर है। स्कोप ऑफ क्वालिटी कंट्रोल है, देख लेना है। क्वालिटी कंट्रोल के बाद मार्केटिंग। अब याद रखिए मार्केटिंग भी आपको बीएसटी में पढ़े हैं, ये भी हम नहीं पढ़ाएंगे। मार्केटिंग कब पढ़े, बीएसटी में। कौन सा चैप्टर था, तो बीएसटी का एक्सरसाइज 11 था मार्केटिंग। तो पूरा का पूरा आपको बताए थे मार्केटिंग में, मार्केटिंग का मीनिंग बताए थे, याद होगा अगर बीएसटी में तो। मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बताए थे आपको, याद होगा कि मार्केटिंग का फीचर्स बताए थे। मार्केटिंग मैनेजमेंट में देखिए विशेषता बताए थे, ऑब्जेक्टिव ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट बताए थे। अगर कुछ याद हो तो सेलिंग एंड मार्केटिंग में डिफरेंस भी बताए थे, याद है सब लोग को। उसके बाद मार्केटिंग हो गया। और ये देखिए मार्केटिंग का फंक्शन बताए थे, ये सब चीज़ आपको बता चुके हैं बीएसटी में, इसलिए हम दोबारा नहीं पढ़ा रहे, क्योंकि एक ही चीज़ को 15 बार कितना पढ़ाते रहेगा आदमी। इसको आपको वहीं से देख लेना पुराना वीडियो, हम आपको सिर्फ हिंट कर दे रहे हैं, मार्केटिंग का वीडियो वहीं पे मिल जाएगा। ठीक है, देख लीजिएगा जो लास्ट क्लास हुआ था उसमें मार्केटिंग ये पूरा देखिए, प्रो मार्केटिंग मिक्स पढ़ाए थे जिसमें 4P कॉन्सेप्ट था, है ना। पी फॉर प्रोडक्ट, सेम पीडीएफ है तो पीडीएफ ही सेम है, तो सब कुछ मार्केटिंग का यहाँ पे मिल जाएगा, यानी पूरा मार्केटिंग यहाँ पे आपको मिलने वाला है। ठीक है, ये सारा मार्केटिंग का पीडीएफ है, तो आप लोग मार्केटिंग का देख लीजिएगा। नया चीज़ अभी और क्या है, तो 2-3 चीज़ इसमें नया है जो हम लोगों को बताना है, बाकी लगभग मार्केटिंग का पोर्सन है जो हम लोग छोड़ रहे हैं। सारा कुछ बताया गया आप लोगों को, तो ज़्यादा दिमाग दौड़ाने की जरूरत नहीं है। आप देख रहे हो कि इतना उछला रहे हैं सर, एकदम पार कर दिए ना जा रहे हैं। तो पार करने वाला चीज़ ही है बाबू, क्या करें। विज्ञापन सेंटर है, पार करने वाला चीज़ ही है ये।
अब देखिए मार्केटिंग हम लोग पढ़ा दिए, उसके बाद हम लोगों को पढ़ना है फाइनेंशियल मैनेजमेंट। देखिए ये देखिए ये भी पढ़ा दिए हैं, बताइए कितना नंबर एक्सरसाइज है। तो अगर आप लोग गौर करें तो ईटीपी कुछ है नहीं, बीएसटी है, जो डर रहे हो ईटीपी में, ईटीपी बीएसटी है। ये कितना नंबर चैप्टर है बताइए, फाइनेंशियल मैनेजमेंट आपको पढ़ाया था एक्सरसाइज नंबर 9। तो इसका मतलब आपका बीएसटी का 3 एक्सरसाइज आपको यहाँ ईटीपी में पढ़ना है। बीएसटी का 3 एक्सरसाइज 1, 9 और 11, 1, 9 और 11, ये 3 एक्सरसाइज आपको बीएसटी का ईटीपी में पढ़ना है। चैप्टर 1, चैप्टर 9 और चैप्टर 11, तो ये भी 9 चैप्टर है आपको याद, सेम डिटो सिलेबस है। तो हम भी इसमें भी कुछ नहीं बताने वाले, लेकिन 2-3 टॉपिक इसमें है जो नया है वो हम बता देते हैं, तो यूनिट 3 क्या होगा, खत्म हो जाएगा। फिर यूनिट 2 भी बहुत आसान है, उसमें प्लानिंग पढ़ना है। यूनिट 2 में आपको प्लानिंग पढ़ना है, तो प्लानिंग भी आप बीएसटी में पढ़ चुके हैं, लेकिन कुछ ऐसा चीज़ है, कुछ नहीं, बहुत बहुत सारा सिलेबस ऐसा है जो नया है, उसको समझाते जाएंगे तो आपका ये पूरा कॉन्सेप्ट क्या होगा, कंप्लीट हो जाएगा। तो 3 चैप्टर आप बीएसटी का प्रैक्टिस कर लेंगे, जो हम यहाँ लिखे हैं 1, 9 और 11। तो ये है फाइनेंशियल मैनेजमेंट, जो हम लोग आगे बढ़ जाते हैं इसको लेके। ये देखिए अलग है, सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस, पैसा कहाँ से आएगा बिजनेस में, थोड़ा सा इसको देख लीजिए। सोर्स ऑफ बिजनेस फाइनेंस की बात करें तो पैसा 3 तरह से बिजनेस में आता है, लंबे समय के लिए, मीडियम टर्म मतलब 1 साल से 5 साल के लिए, ये 5 साल से ज़्यादा समय के लिए, 1 साल से 5 साल के लिए, और 1 साल से कम के लिए। तो अगर आपको पैसा चाहिए मोर देन 5 ईयर, 5 साल से ज़्यादा समय के लिए, मोर देन 5 ईयर, 5 साल से ज़्यादा समय के लिए पैसा चाहिए तो आप लॉन्ग टर्म फाइनेंस में जाइए। 1 साल से 5 साल के लिए चाहिए तो आप शॉर्ट टर्म मीडियम टर्म फाइनेंस में जाइए। और 1 साल से कम के लिए चाहिए, 1 साल से कम के लिए, 1 से कम, तो 1 साल से कम समय के लिए अगर पैसा चाहिए तो आप शॉर्ट टर्म फाइनेंस में जाइए। तो डिपेंड करता है कि आप किस फाइनेंस सिस्टम में जा रहे हैं, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म। अगर आप लॉन्ग टर्म लेना चाहते हैं, 1 साल 5 साल से ज़्यादा समय के लिए पैसा लेना चाहते हैं, तो आपके पास इक्विटी शेयर है, प्रेफरेंस शेयर है, डिवेंचर है, रिटेन्ड अर्निंग है, और फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन का लोन है। इतने सारे जो है तरीके हैं, इतने सारे सोर्सेज है फाइनेंस लेने के लॉन्ग टर्म के। अगर आप शॉर्ट टर्म वाले हैं तो शॉर्ट टर्म वाले में देखिए कॉमर्शियल बैंक है, जिसके अंदर आप ओवरड्राफ्ट ले सकते हैं, कैश क्रेडिट ले सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन ले सकते हैं, डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स रिसीवेबल ले सकते हैं, और ट्रेड क्रेडिटर ले सकते हैं। ये सारे तरीका शॉर्ट टर्म है। और लॉन्ग अगर मीडियम टर्म की बात करें तो वहाँ पे आपके पास 3 ऑप्शन 4 ऑप्शन है। डिवेंचर से आप ला सकते हैं पैसा, प्रेफरेंस शेयर से, पब्लिक डिपॉजिट से, और कॉमर्शियल बैंक से। अब उसी को नीचे एक्सप्लेन कर दिया, इक्विटी शेयर क्या होता है, कितने प्रकार का होता है। इक्विटी शेयर क्या है, कितने प्रकार का है, ठीक है, बोलता है। ये तो आप जानते हैं इक्विटी शेयर के बारे में, इक्विटी शेयर तो अकाउंट्स में भी पढ़े हैं, तो सारे बच्चे को दिक्कत नहीं है। डिसएडवांटेज, एडवांटेज और डिसएडवांटेज इक्विटी शेयर का है, थोड़ा सा हम दिखा देते हैं, इसको आप पढ़ भी सकते हैं। अगर आपके पास नहीं है इक्विटी शेयर का डिसएडवांटेज एडवांटेज, तो आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, थोड़ा सा हम दिखा दे रहे हैं, इसको आराम से आप पढ़ सकते हैं। देखिए एडवांटेजेज ऑफ इक्विटी शेयर है, इक्विटी शेयर का एडवांटेज क्या है, तो एडवांटेज इक्विटी शेयर का इन्वेस्टर को क्या है, कंपनी को क्या है, दोनों दिया हुआ है। इसको आराम से पढ़ लीजिएगा, ठीक है, थोड़ा सा स्टॉप करके पढ़ लीजिएगा, क्योंकि शायद आपको बुक में ना मिले। डिसएडवांटेज ऑफ इक्विटी शेयर, इक्विटी शेयर का लॉस क्या है वो भी देख लीजिए, इक्विटी शेयर से लॉस क्या है, क्योंकि इसमें पूछ सकता है इक्विटी शेयर से प्रॉफिट और लॉस की, क्या लॉस होगा और क्या प्रॉफिट होगा इक्विटी शेयर का। अब प्रेफरेंस शेयर क्या है ये देखिए, प्रेफरेंस शेयर ऐसा शेयर होगा जो क्या है, जिसको पहले पैसा मिलेगा इक्विटी शेयर की तुलना में, इक्विटी शेयर की तुलना में जिस शेयर को पहले पैसा मिल जाता है उसको हम लोग बोलते हैं प्रेफरेंस शेयर। कोई दिक्कत है, ये देख लीजिए। अब प्रेफरेंस शेयर 8 तरह के होते हैं, आपको बताया गया होगा प्रेफरेंस शेयर 8 तरह के होते हैं, ये आप पढ़ेंगे होंगे जब आप पढ़ रहे होंगे शेयर कैपिटल, इशू ऑफ शेयर। तो ये है प्रेफरेंस शेयर का टाइप्स। अब हम लोग देखेंगे प्रेफरेंस शेयर का एडवांटेज क्या है, क्या फ़ायदा होगा प्रेफरेंस शेयर में। तो इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज के बारे में हम लोग बात कर लेते हैं कि एडवांटेज क्या है और डिसएडवांटेज क्या है। एडवांटेजेस ये है और डिसएडवांटेजेस ये है, हानि। अब आपको इसमें शेयर और इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में अंतर पूछता है, तो इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में अंतर बता चुके हैं कंपनी के केस में, कंपनी में आपको पढ़ना था ना इक्विटी शेयर प्रेफरेंस शेयर में अंतर, कि इक्विटी शेयर क्या होता है, प्रेफरेंस शेयर क्या होता है, तो अंतर यहाँ पे दिया हुआ है। ये भी आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। इक्विटी शेयर और प्रेफरेंस शेयर में क्या अंतर है वो दिया हुआ है आपके पास।
अब डिबेंचर और बॉन्ड में क्या डिफरेंस है, तो डिबेंचर भी आप पढ़ चुके हैं। डिबेंचर क्या है, लोन सर्टिफिकेट है। डिबेंचर क्या है, लोन सर्टिफिकेट है। और बॉन्ड क्या है, बॉन्ड भी लोन सर्टिफिकेट है। जब प्राइवेट कंपनी जनता से लोन लेती है तो डिबेंचर जारी करती है। जब प्राइवेट कंपनी जनता से लोन लेती है तो डिबेंचर जारी करती है। और जब सरकार जनता से लोन लेती है तो बॉन्ड जारी करती है। फिर से रिपीट करना, अगर प्राइवेट कंपनी जनता से लोन लेती है तो डिबेंचर जारी करती है, और सरकार अगर जनता से लोन लेती है तो बॉन्ड जारी करती है। सरकार बॉन्ड जारी करती है और प्राइवेट कंपनी डिबेंचर जारी करता है। प्राइवेट कंपनी क्या जारी करता है, डिबेंचर। अब डिबेंचर का 8 तरह का होता है डिबेंचर, यहाँ दिया हुआ सब। एडवांटेज डिबेंचर का क्या होता है वो भी आपके पास लिखा हुआ है। डिबेंचर के एडवांटेजेस क्या है, एडवांटेज कंपनी को क्या है, फिर डिसएडवांटेज देख लीजिए डिबेंचर का। ये सब पढ़ा हुआ चीज़ है बाबू लोग। अगर आप अकाउंट्स पढ़े हो, बीएसटी पढ़े हो ना, तो ईटीपी में ज़्यादा मेहनत नहीं करना है। इसलिए हम आपको सारा कुछ समझा दे रहे हैं, पूरे सिलेबस को, कि आप देख लो क्या पढ़ना है। जैसे बहुत बार होता है कि ये सब चीज़, अब बताइए शेयर और डिबेंचर में डिफरेंस पूछ दिया, अचानक पूछ देगा, लिखना मुश्किल हो जाएगा। थोड़ा देख के जाएंगे तो आपको आसान पड़ेगा, मजा आएगा लिखने में। ठीक है, शेयर और डिबेंचर में अंतर दिया हुआ है, याद कीजिए, सब पढ़े हैं। इसको थोड़ा थोड़ा खाली पढ़ना है, शेयर क्या होता है, डिबेंचर क्या होता है, सारा चीज़ पढ़ा दिया गया है। तो बोलता है ईटीपी कॉम्बिनेशन है अकाउंट्स का, बीएसटी का, इस तरह से बहुत कुछ इसमें पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, इसको देख लीजिए। हम थोड़ा सा चला देते हैं, जो पढ़ा हुआ चीज़ है उसको सिर्फ स्क्रॉल कर दे रहे हैं, और जो आप पहले से पढ़ चुके हैं, जो आपके पास कंटेंट होगा, उसको तो हम स्पीड में आगे बढ़ा दिए। अब एक नया चीज़ है जो आप नहीं पढ़े, रिटेन्ड अर्निंग क्या होता है, पूछेगा प्रतिधारित लाभ क्या होता है। तो ध्यान दीजिएगा, जब कोई कंपनी कमाती है ना प्रॉफिट, तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जनता में बांट देती है, शेयर होल्डर्स में बांट देती है। तो जब कोई कंपनी प्रॉफिट कमाती है तो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा अपने शेयर होल्डर को बांट देती है, जिसको डिविडेंड बोलते हैं, लाभांश बोलते हैं। और जो हिस्सा कंपनी बचा के रख लेती है उसको हम लोग रिटेन्ड अर्निंग बोलते हैं। रिटेन अर्निंग कंपनी के लाभ का वह हिस्सा है जो कंपनी बचा के अपने पास रख लेती है। यानी बोलता है इट इज़ अ पार्ट ऑफ प्रॉफिट विच इज रिटेन इन द बिजनेस। ऐसा प्रॉफिट का वह भाग जो व्यवसाय में बचा लिया जाता है उसे रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। ठीक है, प्रॉफिट का वह भाग जो बचा लिया जाता है उसे क्या कहते हैं, रिटेन्ड अर्निंग कहते हैं। कोई दिक्कत है, स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन मतलब वैसी संस्थाएं जो विशेष कर फाइनेंस के काम में इन्वॉल्व है, वैसी संस्थाओं को स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के नाम से हम लोग जानते हैं। जैसे हमारे देश में कौन कौन है स्पेशल फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, तो आईएफसीआई है जिसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल फाइनेंशियल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। आईडीबीआई है जिसका फुल फॉर्म है इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया। और उसके बाद है आईएनआईडीसी है मतलब नेशनल इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। यूटीआई है मतलब यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया। और आईसीआईसीआई है मतलब इंडस्ट्रियल क्रेडिट इन्वेस्टमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। और एसएफसी है स्टेट फाइनेंस कॉर्पोरेशन। ये सारी संस्थाएं हैं। उसके नीचे पब्लिक डिपॉजिट, जब सरकार या व्यावसायिक संस्था डायरेक्ट जनता से पैसा वसूल करती है। जब कोई व्यावसायिक संस्था डायरेक्ट जनता से पैसा वसूल करती है, सीधा जनता से पैसा उठाती है, तो इसे पब्लिक डिपॉजिट के नाम से जानते हैं। और कॉमर्शियल बैंक ऐसा माध्यम है जिसके जरिए जनता से पैसा लाया जाता है। तो कॉमर्शियल बैंक के माध्यम से आप जनता से पैसा ला सकते हैं, शॉर्ट टर्म लोन कॉमर्शियल बैंक के जरिए ये सब लोन ले सकते हैं। ट्रेड क्रेडिट क्या है, बोलता है इसका अभिप्राय उस उधार सुविधा से है जो एक व्यवसायी दूसरे व्यवसायी को वस्तु और सेवा क्रय करने के लिए प्रदान करता है। एक बिजनेसमैन अगर किसी दूसरे बिजनेसमैन को कोई गुड्स और सर्विसेज खरीदने के लिए उधार देता है तो उसे हम बोलते हैं ट्रेड क्रेडिट। कि आपका व्यापार अच्छा है, तो व्यापार अच्छा होने के कारण हम आपको उधार दे रहे हैं। तो ट्रेड क्रेडिट का मतलब होता है कि अगर एक बिजनेसमैन किसी दूसरे बिजनेसमैन को गुड्स और सर्विसेज खरीदने के बदले में जो उधार देता है उसे ट्रेड क्रेडिट के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं, ट्रेड क्रेडिट के नाम से। आगे है ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट, जीडीआर क्या होता है, तो बोलता है जीडीआर एक ऐसा प्रलेख है, ऐसा इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक देश की कंपनियां विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए विदेशों में यूएस डॉलर में जारी करती है। बोलता है कि जो जीडीआर है वो एक देश की कंपनी विदेशी पूंजी प्राप्त करने के लिए विदेशी यूएस डॉलर में अगर कोई जारी करता है रिसिप्ट, तो उसको हम लोग बोलते हैं ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। यानी विदेश से अगर पैसा लाना है तो जीडीआर के जरिए पैसा ला सकते हैं। जीडीआर का फायदा देख लीजिए, घाटा देख लीजिए। इतना जीडीआर का फायदा घाटा नहीं पूछेगा, इतना आपको परेशान होने की जरूरत नहीं। अब देखो हम लोग ये चीज़ नया चीज़ है आपके लिए, ये आपको नया चीज़ पढ़ना है। ठीक है, अब इधर जितना भी चीज़ है वो नया चीज़ है, तो इसको हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं आज, ताकि आसान हो जाए। उधर बहुत कुछ पढ़ा हुआ है तो थोड़ा सा रिपीट कर लीजिएगा, पर बीएसटी का पोर्शन तो कंप्लीट हो जाएगा। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे कोस्ट। ये आप पहली बार पढ़ रहे हो, कभी नहीं पढ़े हैं। कोस्ट का मतलब होता है लागत।
तो किसी सामान को बनाने के समय जो भुगतान करना पड़ता है, किसी सामान को बनाते समय जो भी भुगतान करना पड़ता है, उसकी कीमत को अगर हम जोड़ देते हैं तो लागत निकल जाता है। जैसे कोई सामान बनाते हैं तो मटेरियल का पेमेंट करना पड़ता है, लेबर का पेमेंट करना पड़ता है, ओवरहेड का पेमेंट करना पड़ता है। तो किसी सामान का प्रोडक्शन करते समय जो भी भुगतान करना पड़ता है, उसके अमाउंट को जोड़ देंगे तो उसका हम लोग कॉस्ट बोलते हैं। उसको क्या बोलते हैं? कॉस्ट, लागत। अब बोलता है लागत वह साधन है जिसे किसी विशिष्ट वस्तु को प्राप्त करने हेतु त्यागा जाता है। यानी कॉस्ट क्या है? किसी सामान को प्राप्त करने के लिए अगर हमको त्यागा जाता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं? लागत कहते हैं। क्या कहते हैं? लागत। लागत के तीन एलिमेंट होते हैं। किसी भी दुनिया में कोई भी चीज़ लागत अगर है ना, किसी चीज़ का लागत लग रहा है तो तीन ही चीज़ उसमें, मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेज। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेज। कोई दिक्कत है? तीन चीज़ शामिल होता है। पहला चीज़ क्या है? पहला चीज़ है मटेरियल, दूसरा है लेबर, और तीसरा क्या है? एक्सपेंसेज। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेज तीन चीज़ के अंदर शामिल होता है। तो तीन ही खर्च होता है किसी भी चीज़ में। अगर आप घर बनाए तो ये तीन चीज़ खर्चा हुआ होगा। कोई भी दुनिया का प्रोडक्शन करे यही तीन चीज़ खर्चा होगा। मटेरियल का खर्चा यानी सामग्री, श्रम मतलब लेबर का खर्चा, मजदूरी का खर्चा और खर्चा होता है। तीन चीज़ जुड़ा रहता है। अब देखिए यहाँ पे कैसे है, तो ठीक से समझिएगा। अब लिखा है कि एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट, टोटल कॉस्ट कैसे बनता है। तो ये जो इस तरह से दिया ना, हम आपको इसको ऐसे नहीं समझा देते, हम इसको दूसरे तरीके से समझा देते। ठीक है, इसको दूसरे तरीके से समझा देते तब समझ में आएगा। एक हम लोग एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट समझा देते हैं। कॉस्ट के कितने पार्ट होते हैं, ठीक है। प्राइम कॉस्ट क्या होता है, प्राइम कॉस्ट कैसे निकलता है। उसके बाद दूसरा लिखा है डायरेक्ट कॉस्ट, इनडायरेक्ट कॉस्ट क्या होता है, लेबर क्या होता है, ये सारा चीज़, वर्क कॉस्ट कैसे निकलता है, सारा जितना भी यहाँ तक दिया हुआ है ना, इसको हम एक बार कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन क्या होता है एक बार में समझा देते। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड किसे बोलते हैं, और उसके बाद वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट में क्या अंतर है। तो चलिए एक एक करके हम समझाते जाते हैं। थोड़ा वाइट पेज हम लोग ले लें। ध्यान दीजिएगा, कॉस्ट हम लोग लिखते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कॉस्ट या एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कर सकते हैं। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट कर देते हैं। लागत के अवयव। एलिमेंट्स ऑफ कॉस्ट में देखें तो तीन एलिमेंट है लागत का। कॉस्ट के तीन एलिमेंट होते हैं। पहला होता है मटेरियल, दूसरा लेबर, और तीसरा है एक्सपेंसेस। अब जो मटेरियल, तीन ही चीज़ होता है, अगर तीनों को जोड़ेंगे तो लागत निकल जाएगा। अब जो मटेरियल है ना वो दो तरह का है। मटेरियल है वो है दो तरह का, डायरेक्ट मटेरियल। मटेरियल तो सब जानते हैं, कच्चा सामान, और इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष सामग्री। और दूसरा है इनडायरेक्ट मटेरियल। इनडायरेक्ट मटेरियल, अप्रत्यक्ष सामग्री। लेबर भी दो तरह का, डायरेक्ट लेबर और इनडायरेक्ट लेबर। इसको बोलते हैं प्रत्यक्ष श्रम और अप्रत्यक्ष श्रम। और यहाँ एक्सपेंसेज भी दो तरह का, डायरेक्ट एक्सपेंसेज प्रत्यक्ष व्यय, इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अप्रत्यक्ष व्यय। और जो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस है ना बाबू लोग, इसी को हम लोग ओवरहेड के नाम से जानते हैं। इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ही हम लोग ओवरहेड बोलते हैं, ऊपरी व्यय। और ओवरहेड तीन तरह का होता है, चार तरह का बोल सकते हो।
ओवरहेड जो है वो 4 तरह का होता है, ध्यान दीजिएगा, ओवरहेड है ये, ठीक है। ओवरहेड 4 तरह का होता है। सबसे पहला ओवरहेड कहलाता है फैक्ट्री ओवरहेड। सबसे पहला ओवरहेड क्या कहलाता है? फैक्ट्री ओवरहेड, कारखाना ऊपरी व्यय। दूसरा है ऑफिस ओवरहेड, कार्यालय ऊपरी व्यय। और तीसरा है सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन एक साथ जोड़ देते हैं, ठीक है, जगह नहीं है तो। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन अलग अलग होता है लेकिन एक साथ जोड़ देते हैं। विक्रय एवं वितरण ऊपरी व्यय, ये हमारे पास ओवरहेड्स है, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले इसको समझिएगा अच्छे से, फिर से रिपीट करते हैं। कोस्ट के 3 एलिमेंट होते हैं, मटेरियल, लेबर और एक्सपेंसेज। मटेरियल, लेबर, एक्सपेंसेज को जोड़ देंगे तो कोस्ट निकल जाएगा। मटेरियल 2 तरह का, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट। डायरेक्ट मटेरियल का मतलब ऐसा मटेरियल जो डायरेक्ट सामान बनाने से रिलेटेड है। जैसे अगर कोई समोसा बना रहा है तो मटेरियल क्या चाहिए? आलू चाहिए, मैदा चाहिए, गैस चाहिए, है ना, उसके बाद तेल चाहिए, ये सब चाहिए कि नहीं? जो मटेरियल चाहिए समोसा बनाने के लिए वो है डायरेक्ट। लेकिन उसके साथ उसको पेपर खरीदना पड़ता है, प्लेट खरीदना पड़ता है, तो ये भी तो मटेरियल ही ना है। तो इसको कौन सा बोलते हैं? इनडायरेक्ट, जिसका प्रोडक्शन से लेना देना नहीं है। तो जो मटेरियल प्रोडक्शन से रिलेटेड नहीं है फिर भी लगता है, उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट मटेरियल। और जो उत्पादन से संबंधित है, जिसका काम उत्पादन के क्रम में होगा, उसको हम लोग बोलते हैं डायरेक्ट मटेरियल। तो डायरेक्ट मटेरियल का मतलब ऐसा मटेरियल जो प्रोडक्शन से रिलेटेड है, और जो प्रोडक्शन के अलावा बाकी मटेरियल लगता है उसको इनडायरेक्ट बोलते हैं। लेबर उसी तरह से, जो मजदूर सामान बनाने में लगा हुआ है उसका मजदूरी डायरेक्ट लेबर है। और जो सामान बनाने के अलावा बाकी, जैसे फैक्ट्री में जहाँ प्रोडक्शन हो रहा है, फैक्ट्री में अंदर, तो जहाँ पे उत्पादन हो रहा है वहाँ पे जो मजदूर काम कर रहा है वो डायरेक्ट लेबर है। लेकिन फैक्ट्री के बाहर गेट के पास एक दरबान है जो गेट खोलने लगाने का काम करता है। अब बताओ उसका प्रोडक्शन से क्या लेना देना? अगर absent रहेगा या नहीं आएगा तो क्या प्रोडक्शन रुक जाएगा? तो उसको जो मजदूरी दे रहे हैं वो कौन सा मजदूरी होगा? क्योंकि वो तो प्रोडक्शन से बाहर है, तो वो होता है इनडायरेक्ट लेबर। फैक्ट्री के अलावा ऑफिस में एक लड़का काम कर रहा है जो मेरा सेल्स डिपार्टमेंट देख रहा है, उसको सैलरी दे रहे हैं, वो कौन सा लेबर है? इनडायरेक्ट लेबर। उसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं। तो जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है उसको हम लोग बोलते हैं इनडायरेक्ट। जिसका प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है उसको हम लोग क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट। और उसी तरह एक्सपेंसेज भी होता है। डायरेक्ट एक्सपेंस होता है जो उत्पादन से डायरेक्टली संबंध रिलेटेड होता है। और इनडायरेक्ट एक्सपेंसेज ऐसा एक्सपेंसेज होता है जिसका संबंध उत्पादन से नहीं होता है। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस को ओवरहेड कहते हैं, यानी ओवरहेड का मतलब तो ऊपरी व्यय। ऊपरी व्यय मतलब ऊपर से और खर्चा होता है। तो जब सामान बन के आपका निकल जाएगा तो फिर फैक्ट्री में कुछ और खर्चा होगा, पैकिंग वुकिंग का। जैसे सामान बन के निकल गया तो बनने के बाद वैसे ही सामान मार्केट नहीं ना जाता है, उसमें पैकिंग का खर्चा होता है। तो फैक्ट्री में ऊपर से और कुछ खर्चा होता है, फिर ऑफिस में ऊपर से कुछ खर्चा होता है, फिर सेलिंग में ऊपर से कुछ खर्चा होता है। इसको बोलते हैं ओवर हेड्स। इसको क्या बोलते हैं? ओवर हेड्स। हो गया इधर। अब हम लोगों को प्राइम कॉस्ट कैसे निकालना है उसको पूछ रहा है। पूछ देगा प्राइम कॉस्ट कैसे निकाला जाता है। तो प्राइम कॉस्ट निकालने के लिए क्या करते हैं, यहाँ ध्यान दीजिएगा। सबसे अच्छे हम लोग लिखते हैं कॉस्ट शीट। हम लोग बना रहे हैं स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट। स्टेटमेंट ऑफ कॉस्ट, इसको समझोगे तो बहुत सारा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा। शायद ऐसे से क्वेश्चन पूछ दे। सबसे पहले हम लोग लिखते हैं डायरेक्ट मटेरियल। अभी सबका हिंदी लिख चुके हैं इसलिए दोबारा नहीं लिखेंगे। डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, और डायरेक्ट एक्सपेंसेस। ये तीनों को जोड़ देते हैं तो निकल जाता है प्राइम कॉस्ट।
पूछेगा कि प्राइम कॉस्ट कैसे निकलता है, तो डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंसेस को जोड़ देते हैं तो क्या निकल जाता है, प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट में जोड़ेंगे फैक्ट्री ओवरहेड, यानी फैक्ट्री का जो ऊपर से खर्चा होगा। पहला तो मटेरियल लेबर ओवरहेड का खर्चा जोड़ दिए, तो मटेरियल लेबर और एक्सपेंसेज हो गया प्राइम कॉस्ट। और उसके बाद ऊपर में फैक्ट्री में कुछ खर्चा होता है, तो जो फैक्ट्री में ऊपर से कुछ खर्चा होता है उसको बोलते हैं फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड अगर यहाँ पे जोड़ देते हैं तो यहाँ निकल जाता है फैक्ट्री कॉस्ट। क्या निकल जाता है, फैक्ट्री कॉस्ट। और फैक्ट्री कॉस्ट में अगर ऑफिस ओवरहेड जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, ऑफिस ओवरहेड जोड़ देंगे तो क्या निकल जाएगा, तो ये निकल गया ऑफिस कॉस्ट। ऑफिस कॉस्ट या इसी को बोलते हैं कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इसमें जोड़ेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड। सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड अगर यहाँ पे जोड़ देते हैं तो निकल जाता है टोटल कॉस्ट। और टोटल कॉस्ट में अगर हम प्रॉफिट जोड़ देंगे तो निकल जाएगा सेलिंग प्राइस। सेल्स, क्या निकल जाएगा, सेल्स। यही है हमारा पूरा। ठीक से ध्यान दीजिएगा, सीक्वेंस याद रखिएगा, आपको पूछ देगा इधर एमसीक्यू में कि प्राइम कॉस्ट के अंदर क्या क्या शामिल होता है, पूछता है प्राइम कॉस्ट के अंदर। तो जब डायरेक्ट मटेरियल और डायरेक्ट लेबर और डायरेक्ट एक्सपेंस तीनों को जोड़ेंगे तो प्राइम कॉस्ट निकल जाएगा। और जब प्राइम कॉस्ट में फैक्ट्री का खर्चा जोड़ेंगे तो फैक्ट्री का कॉस्ट निकल जाएगा। और जब फैक्ट्री का कॉस्ट में ऑफिस का खर्चा जोड़ेंगे तो ऑफिस का लागत निकल जाएगा। और ऑफिस का खर्चा में जब बेचने का खर्चा जोड़ेंगे तो टोटल कॉस्ट निकल जाएगा। और टोटल कॉस्ट में प्रॉफिट जोड़ देंगे तो सेलिंग प्राइस निकल जाएगा। कहीं कोई दिक्कत है, अब सबका डिटेल आपके पास है। अब इसका अगर डिटेल चाहते हैं तो सबका डिटेल अपने पास यहाँ पे पीडीएफ में देख लीजिए। अच्छा, इसमें दो चीज़ और है, फिक्स और वेरिएबल खर्चा। देखिए ये बोला है, इसको समझा देते हैं, इसको भी समझा देते हैं। खर्च दो तरह का होता है, कोई भी सामान आप बनाते हो ना, दो तरह का खर्च होता है। एक्सपेंसेस दो तरह का होता है, वैसे तीन तरह का होता है, तीनों समझा देते हैं। एक्सपेंसेज ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, ऑन द बेसिस ऑफ नेचर, प्रकृति के आधार पर खर्चे को तीन कैटेगरी में बांटा गया। ठीक है, प्रकृति के आधार पर व्यय को तीन कैटेगरी में बांटा गया। प्रकृति के आधार पर व्यय का विभाजन, प्रकृति के आधार पर व्यय को तीन कैटेगरी में बांटा गया। सबसे पहला तरीका कौन है, तो सबसे पहला होता है फिक्स्ड एक्सपेंसेज। अस्थाई व्यय, पहला होता है फिक्स एक्सपेंसेस। दूसरा क्या होता है, वेरिएबल एक्सपेंसेस। वेरिएबल एक्सपेंसेस, परिवर्तनशील व्यय। और तीसरा होता है सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। अर्ध परिवर्तनशील व्यय। ठीक से समझिएगा, फिक्स एक्सपेंसेस का मतलब होता है कि किस ऐसा खर्चा जो उत्पादन बढ़ने और घटने से कोई असर नहीं पड़े। तो ऐसा क्या खर्चा है जिसका उत्पादन बढ़ने और घटने से कोई असर नहीं पड़े, तो बताइए। मेरे यहाँ रेंट, हम ज़्यादा बैच पढ़ाएंगे तो भी रेंट देना पड़ेगा उतना ही, कम बैच पढ़ाएंगे तो भी रेंट उतना ही देना पड़ेगा। इसका मतलब रेंट क्या है, हमारा फिक्स एक्सपेंसेज है। जैसे अगर होटल कोई चला रहा है तो होटल चलाने में उसका दो खर्चा होता है, ये फिक्स कुछ खर्चा होता है, कुछ वेरिएबल होता है। फिक्स मतलब अस्थाई, वो लगेगा ही लगेगा, चाहे होटल, जैसे होटल चला रहा है रेंट फिक्स है, स्टाफ का सैलरी फिक्स है। स्टाफ भाई 2 मिठाई बनाए चाहे 2,000 मिठाई बनाए, पैसा तो नहीं लेगा। मालिक जितना भी भैया यूज़ कर रहे हो तो भाई रेंट तो वही लगेगा, तो ये फिक्स है। उत्पादन बढ़े या घटे पैसा उतने लगेगा, इसको बोलते हैं फिक्स एक्सपेंसेज। इसका ग्राफ ऐसे बनता है, ये है देखो फिक्स एक्सपेंसेज का मतलब उत्पादन तुम ज़्यादा करो कम करो, इससे लागत पर कोई असर नहीं पड़ेगा, लागत उतना ही लगेगा। ठीक है, फिक्स है।
अब तुम अकेले यहाँ से हजारीबाग से रांची गाड़ी बुक करके जाओ या 3 आदमी जाओ, पैसा तो उतने लेगा गाड़ी वाला ना, बुक करके जा रहे हो तो फिक्स एक्सपेंसेस फिक्स रहता है, उत्पादन के बढ़ने और घटने से इस पर कोई असर नहीं पड़ता। वेरिएबल एक्सपेंसेस जो होता है वो ऐसे रहता है। वेरिएबल एक्सपेंसेस, उत्पादन बढ़ेगा तो खर्चा बढ़ेगा, उत्पादन घटेगा तो खर्चा घटेगा। मिठाई 100 पीस मिठाई बनाएंगे तो 100 पीस का दूध लगेगा, 1000 पीस बनाएंगे तो दूध ज़्यादा लगेगा, चीनी ज़्यादा लगेगा। तो जो मटेरियल उत्पादन के बढ़ने से बढ़ जाए और जो खर्चा उत्पादन के घटने से घट जाए, वैसे खर्चे को वेरिएबल एक्सपेंसेस बोलते हैं, परिवर्तनशील। और सेमी वेरिएबल का मतलब है कि कुछ फिक्स रहेगा और कुछ वेरिएबल है। देखिए इस तरह से, ये फिक्स एक्सपेंसेज है, FE कर दे रहे हैं, ठीक है, फिक्स एक्सपेंसेज, और कुछ वेरिएबल एक्सपेंसेज रहेगा, VE कर देते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस। कहीं कोई दिक्कत है? फिक्स एक्सपेंसेस और वेरिएबल एक्सपेंसेस। तो ये कौन सा भैया? तो बिजली बिल। बिजली बिल में क्या होता है, बोलता है कि 125 रुपये फिक्स है, उसके बाद जितना यूनिट तुम यूज करोगे उतना बिजली बिल लगेगा। तो भैया 125 रुपये क्या है? फिक्स एक्सपेंसेस है। तो जो फिक्स है वो तो आपको देना ही देना है, उसके बाद जितना यूज करोगे उतना पेमेंट करना है। तो फिक्स आपको देना है, उसके बाद जितना यूज करेंगे उतना आपको पेमेंट करते जाना है। कोई दिक्कत है? तो ऐसे हम लोग एक्सपेंसेस को बोलते हैं सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल एक्सपेंसेस, याद रखिएगा। तो ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है कि किस तरह का खर्च है, फिक्स एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, वेरिएबल एक्सपेंसेस किसको बोलते हैं, ये भी आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। और देखिए प्रॉफिट का अभी जो बता रहे थे सेम चीज़ है, डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर, डायरेक्ट एक्सपेंसेस इक्वल टू प्राइम कॉस्ट, प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड इक्वल टू वर्क कॉस्ट और फैक्ट्री कॉस्ट एक ही होता है, प्लस ऑफिस ओवरहेड इक्वल टू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्लस सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन इक्वल टू कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, जिसको टोटल कॉस्ट बोलते हैं, प्लस प्रॉफिट इक्वल टू सेल्स। यही तो हम आपको बता रहे थे अभी। कोई दिक्कत किसी को? अब हम लोग देख रहे हैं कि एक प्रोडक्ट का लाइफ कैसा होता है, किस तरह का लाइफ होता है एक प्रोडक्ट का। प्रोडक्ट लाइफ साइकिल इसको हम लोग बोलते थे, ये भी समझा देते, प्रोडक्ट लाइफ साइकिल यहीं पे समझा देते। कोई भी उत्पाद जब आप लेकर आते हैं या आप अपनी कंपनी खोले या बिजनेस खोलेंगे तो उसका एक लाइफ होता है, एक जीवन होता है। जैसे हम लोगों का एक जीवन होता है, पहले बच्चे रहते हैं, फिर थोड़ा सा बड़ा होते हैं, फिर जवान होते हैं, फिर प्रौढ़ावस्था होता है, युवावस्था जिसको बोलते हैं, उसके बाद जवानी अवस्था आता है। जवानी के बाद धीरे धीरे हम लोग डिक्लाइन होते हैं, एक समय के बाद मर जाते हैं। तो हम लोगों का जैसे एक लाइफ साइकिल चलता है ना, वैसे हर कंपनी का, हर प्रोडक्ट का एक लाइफ साइकिल चलता है। सबसे पहला लाइफ जो होता है उसको बोलते हैं स्टार्टअप स्टेज, जहाँ पे इंडस्ट्री स्टार्ट हो रहा होता है, ठीक है, एकदम बचपन, जन्म लिया अभी, छठी उठी सब बनाना इधर। तो बोलता है सबसे पहला बिजनेस का स्टेज जो होता है वो होता है स्टार्टअप स्टेज, जहाँ पे बिजनेस स्टार्ट कर रहा हो। अब बताइए कि स्टार्टअप स्टेज में लोग क्या सोचेगा, अभी स्टार्टे हो रहा है, तो ये कभी नहीं सपना देखेगा कि हम 6 लाख का माल बेच दे। इस स्टेज में हर बिजनेस का ये सोच होता है कि लोग कम से कम मेरा नाम जरूर जाने। ये सेल बढ़ाना इसका पर्पस नहीं। अभी हम कोचिंग खोलवे किए हैं, थोड़ी हमारे पास 2000 बच्चा आ जाएगा। मेरा पर्पस है, मेरा उद्देश्य है कि लोग मेरा नाम जरूर जाने कि हाँ एक और कोचिंग खुला हुआ है, एक और ऑप्शन अपने पास है। तो ये स्टार्टअप स्टेज में कंपनी ये चाहती है कि लोग मेरा नाम जाने, स्टार्टअप स्टेज में नए नए हैं। उसके बाद जब ये स्टेज आप पार कर लेते हैं तो दूसरा स्टेज में आप पहुंच जाते हैं, जिसको बोलते हैं डेवलपमेंट स्टेज। यहाँ से आपके यहाँ बच्चा का बढ़ना शुरू हो जाएगा, ग्रो होना शुरू होगा, ठीक है, ग्रोथ होना शुरू होगा। उसके बाद आता है एक्सपेंशन स्टेज, जहाँ पे आप अपने बिजनेस को थोड़ा फैलाने लगते हैं। और इसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट स्टेज जो हर बिजनेसमैन चाहता है कि जीवन भर मेरे साथ रहे, उसको बोलते हैं ग्रोथ और मैच्योरिटी स्टेज। मैच्योरिटी मतलब सबसे हाईएस्ट, उससे ज़्यादा हाईएस्ट आपका बिजनेस नहीं जाएगा, इसके बाद डिक्लाइन जाएगा। जब मैच्योरिटी, हर बिजनेसमैन चाहता है कि सर हम जीवन भर मैच्योरिटी स्टेज में रहे, यानी टॉप में रहे। लेकिन सबका अंत होता है, जब एक आदमी जन्म लिया तो जाएगा ही जाएगा। तो उसके बाद आता है डिक्लाइन स्टेज, और फिर आप ख़त्म हो जाते हैं। अगर यहाँ पे डिक्लाइन स्टेज में अगर कोई बिजनेस फिर से रिकवर कर लिया तो आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो ख़त्म हो जाएगा। जैसे बुलेट के साथ देखिए, रॉयल इनफील्ड क्या होता है, इंट्रोडक्शन स्टेज, स्टार्टअप स्टेज, फिर डेवलपमेंट स्टेज में और एक्सपेंशन। और एक समय था जब रॉयल इनफील्ड पहले ग्रोथ स्टेज में था। रॉयल इनफील्ड खरीदता था लोग धक धक भाई, पुलिस, दो ही आदमी खरीदता था, थानेदार और रंगदार, दो आदमी पहले बुलेट खरीदता था। उसके बाद बुलेट का अचानक डिक्लाइन आया, डिक्लाइन आया से बुलेट खत्म हो गया मार्केट से 10 साल, नहीं 10 मत बोलो, 18 साल तक, 18 से 20 साल तक मार्केट से एकदम आउट हो गया बुलेट, कहीं था ही नहीं। उस समय स्पोर्ट्स बाइक आ गया, बजाज का पल्सर, ये सब स्पोर्ट्स बाइक चलने लगा। बुलेट खत्म हो गया, डिक्लाइन एकदम। डिक्लाइन मतलब समझ तो मर गया था, लेकिन कोई अर्थी को कंधा नहीं दिया और जलाया नहीं, कंपनी मतलब बंद नहीं किया, कंपनी उसी तरह जिंदा रहा। आज फिर से एक बंदा आता है और उसको फिर से उठा के और उतना बड़ा कर देता है, इसका मतलब मरे हुए
स्टेज में, एकदम सट गया था, यहाँ पे ख़त्म हो गया था, उस कंपनी को फिर से कहाँ पहुँचा दिया, मैच्योरिटी स्टेज में। आज बुलेट यानी रॉयल इनफील्ड अपना फिर से मैच्योरिटी स्टेज पकड़ लिया है। तो ये प्रोडक्ट के लाइफ में तो ऐसा हो सकता है कि कोई प्रोडक्ट मर जाए फिर उसको हम जिंदा कर दें, आदमी के जीवन में तो ऐसा संभव नहीं है कि आदमी मर जाएगा फिर आ जाएगा। तो ऐसा प्रोडक्ट के लाइफ में चलता रहता है। सबसे पहला स्टेप स्टार्टअप स्टेज, सेकेंड डेवलपमेंट स्टेज, तीसरा एक्सपेंशन स्टेज, चौथा मैच्योरिटी स्टेज, ठीक है, और पांचवा डिक्लाइन स्टेज। यही 5 स्टेज हम लोगों के लाइफ में चलता है। और डिक्लाइन के बाद अगर कोई कंपनी रिकवर कर ली तो आगे बढ़ जाएगी। अब उसी को यहाँ लिखा है कि ग्रोथ स्टेज क्या है, ठीक है, स्टार्टअप स्टेज कैसे कैसे काम करता है, तो ये सब आप पढ़िएगा। ये सब पढ़ने के लिए और इधर कुछ है नहीं, वही सेम चीज़ है यहाँ पे। ग्रोथ स्ट्रेटजी बताइए कैसे अपने बिजनेस को ग्रो कर सकते हैं। आप सोचिएगा खाली हम अकेले धंधा कर ले तो ग्रोथ नहीं ना हो पाए। ग्रोथ होने के लिए आपको मॉडर्न बनना पड़ेगा। ग्रोथ होने के लिए अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना पड़ेगा, विस्तारीकरण करना पड़ेगा, आधुनिक बनाना पड़ेगा। ग्रोथ करने के लिए आपको डाइवर्सिफिकेशन, विविधीकरण, बहुत सारे प्रोडक्ट बनाने होंगे। ग्रोथ करने के लिए आपको प्रतिस्थापन यानी सब्स्टिट्यूशन के ऊपर ध्यान रखना होगा कि मेरा प्रोडक्ट अगर ये गया तो इसके जगह पे क्या सब्स्टिट्यूट है इसका। आपको विलोपीकरण, मर्जर के ऊपर ध्यान देना होगा कि हमको अगर किसी कंपनी के साथ मिलना भी पड़े तो ग्रोथ के लिए मिलना चाहिए। ज्वाइंट वेंचर आपको करना चाहिए, है ना, 2 कंपनियां मिलकर काम करें, फ्रेंचाइजिंग सिस्टम काम करना चाहिए और सब कॉन्ट्रैक्टिंग सिस्टम काम करना चाहिए। ये सारे तरीके हैं जिसके जरिए आप अपने बिजनेस को ग्रोथ स्टेज में पहुंचा सकते हैं। एक छोटा सा टॉपिक है सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ बिजनेस। मतलब एक बोलता है कि एक इंटरप्रेन्योर्स का समाज के प्रति क्या उत्तरदायित्व है। एक इंटरप्रेन्योर्स को समाज के लिए क्या सोचना चाहिए, तो एक इंटरप्रेन्योर्स को समाज के लिए ये सोचना चाहिए। पढ़ते जाइए। एक मान लिया आप इंटरप्रेन्योर्स है, बिजनेसमैन, तो आपको समाज के लिए क्या सोचना चाहिए। समाज के लिए सबसे पहले ग्राहक के प्रति सोचना चाहिए, कर्मचारी के प्रति सोचना चाहिए, आपूर्तिकर्ता के प्रति सोचना चाहिए, ऋणदाता के प्रति सोचना चाहिए, सरकार के प्रति सोचना चाहिए, प्रतियोगियों के प्रति सोचना चाहिए, पर्यावरण के प्रति और सामान्य लोगों, इन सारे के प्रति सोचना चाहिए। क्या क्या सोचना चाहिए नीचे करके एक एक करके दिया हुआ है। ग्राहकों के प्रति उत्तरदायित्व यानी ग्राहक के लिए क्या सोचेगा, तो ये लिखा हुआ है। तो हर के सबके लिए लिखा हुआ है कि किसके लिए क्या सोचना चाहिए। तो ये टॉपिक है और यहीं तक हम लोगों को पढ़ना था यूनिट 3 के अंदर। तो अगर हम देखें तो यूनिट 3 आपका पूरा का पूरा थ्योरी कंप्लीट हो गया। मैं आपको फिर से रिपीट कर दूं कि एमसीक्यू हम लोग 23 तारीख को, जिस दिन आपका एग्जाम है, उस दिन सुबह सुबह हम लोग एमसीक्यू पूरा का पूरा कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। जितना पॉसिबल हो सकता है सारा एमसीक्यू हम लोग करेंगे, ठीक है। और कल शाम में भी एमसीक्यू हम लोग करेंगे। कल शाम में भी आपको हम व्हाट्सअप में, जो मेरा व्हाट्सअप चैनल है, याद रखिएगा सब लोग व्हाट्सअप चैनल में जरूर जुड़ जाइए। व्हाट्सअप चैनल में जुड़ के आपको अपना फ़ायदा उठाइए, वहीं पे आपको एमसीक्यू सारा का सारा करवाएंगे। और जो एमसीक्यू का लाइव क्लास होगा वो CWH कॉमर्स वाले चैनल पे ही होगा। तो आपको वहीं पे जुड़ना है और वहीं पे जुड़ के उसका फ़ायदा लेना है।